अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, इजराइल ने फ़लस्तीन पर फ़ज़ाई हमलों का सिलसिला 5वें रोज़ भी जारी रखा। दिन रात होने वाली बमबारी से, जैसे कि आप कुछ चीज़ें देख भी रहे होंगे, सोशल मीडिया पर भी हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर भी हैं, अखबारात भी भरे पड़े हैं। लेकिन ये जो बमबारी की जा रही है, इसमें अर-रमाल का इलाका मुकम्मल तौर पर मलबे का ढेर बन चुका है। सियोनी फ़ौज की जानिब से गज़ा के इलाकों पर हज़ारों टन बारूद गिराया जा चुका है। फ़लस्तीन की वज़ारत ख़ारिजा ने ये इल्ज़ाम भी आयद किया है कि इजरायली फोर्सेस ममनुआ फास्फोरस बम्स का इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे अब तक 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 9000 ज़ख्मी हो चुके हैं और इसके सबूत भी पेश कर दिए गए हैं। नाज़रीन, इजरायली फ़ौज रिहायशी इमारतों, मसाजिद, फैक्ट्रियों और एम्बुलेंसेस को भी निशाना बना रही है और उसके बाद जंग का दायरा कार लेबनान के बाद अब शाम तक जा पहुँचा है, जहाँ से इजरायली फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका ने ज़ालिमाना बमबारी को इजराइल का बुनियादी हक करार दिया है, जबकि रूस का कहना है कि अमेरिका को मशरिक़ वस्ता में अपनी नाकाम पॉलिसी को तस्लीम कर लेना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के अलावा सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ ममालिक फौरी तौर पर जंगबंदी पर जोर दे रहे हैं। पाकिस्तान ने भी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को अमन का बेहतरीन ज़रिया जो है वो करार दिया है। अच्छा नाज़रीन, जो भी ममालिक इस जंग में इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें बेगुनाह शहरियों पर ममनुआ फास्फोरस बॉम्ब्स का इस्तेमाल रोकने के खिलाफ भी आवाज़ उठानी चाहिए। इसी पर हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो आज जंग की सूरत हाल रही है, अब तक जो नुकसान हुआ है, उस हवाले से हमारे पास आज एक डिटेल्ड रिपोर्ट है, वो दिखाएंगे आपको। इसराइली फौज की जानिब से फलस्तीन के मुख्तलिफ इलाकों में बम्बों की बरसात की जा रही है। दिन रात के फिजाई हमलों और यके बाद दीगरे होने वाले धमाकों से फलस्तीनियों की हलाकतों की तादाद 1000 से तजावुज कर चुकी है और 9000 से ज्यादा जख्मी हैं। सहोनी फोर्सेस खवातीन और बच्चों को भी अपने हमलों का निशाना बना रही हैं। रिहायशी इमारतों, मसाजिद, दुकानों और फैक्ट्री को भी नहीं छोड़ा जा रहा। फलस्तीन की जानिब से ये इल्जाम भी सामने आया है कि इसराइल की जानिब से गजा के इलाकों पर ममनुआ फास्फोरस बम इस्तेमाल की जा रही हैं। हमास के हमलों के बाद गजा पर इसराइली बमबारी तेज हो गई है और हजारों टन बारूद महसूर गजा पर गिराया गया है। फलस्तीन की वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से समाजी राब्ते की साइट एक्स पर वीडियो जारी की और बयान में कहा कि काबिज इसराइली फौज की जानिब से शुमाली गजा के इलाके अलकरामा में बैनुल-अक़वामी सतह पर ममनुआ फास्फोरस बम इस्तेमाल किए गए। इसराइल की जानिब से गजा पर बमबारी के नतीजे में 1000 से ज्यादा अफराद शहीद और सैकड़ों जख्मी हो गए, जबकि शुहदा में बड़ी तादाद में बच्चे भी शामिल हैं। ममनुआ वाइट फास्फोरस से जमीन पर वसी इलाके में आग भड़क उठती है, इंसानी जिस्म की पट्टों और हड्डियों तक को जला देता है। इसराइल की जानिब से अर-रमाल पर बमबारी ने दीवारों, अपार्टमेंट्स और बुलंदो बाला इमारतों की छतों को उड़ा कर रख दिया है। फुटपाथों पर लगे दरख्त गिर चुके हैं, जबकि सड़कें उखड़ी हुई हैं। मसाजिद और यूनिवर्सिटी की इमारतें तबाह हो चुकी और गजा की अहम टेली कम्युनिकेशन कंपनी और बार एसोसिएशन और दीगर तंजीमों के दफातर को भी शदीद नुकसान पहुँचा है। दूसरी जानिब इसराइल के खिलाफ हमलों में फलस्तीन और लिबनान के बाद शाम भी शरीक हो गया। लिबनान की हिज़्बुल्लाह ने बम हमले में इसराइली फौज की गाड़ी तबाह कर दी, जबकि हमास की जानिब से भी इसराइल पर रॉकेटबारी और फायरिंग की गई। 5 रोज से जारी ऑपरेशन में हलाक इसराइलियों की तादाद 1200 से ज्यादा हो गई है, जबकि 3000 जख्मी हुए हैं। फलस्तीनी तंजीम हमास के सरबराह इस्माइल हानिया का कहना है जंग खत्म होने तक कैदियों का तबादला नहीं किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के हमलों में 170 इसराइली फौजियों समेत 1200 अफराद हलाक और 5000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं, जबकि सैकड़ों इसराइलियों को कैदी भी बनाया गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली फोर्सेस की जानिब से गजा के अस्पतालों, यूनिवर्सिटीज और स्कूलों को निशाना बनाए जाने की इतलात है और इसराइल ने गजा को बिजली, पानी और खुराक की सप्लाई भी बंद कर दी है। खलीजी मीडिया के मुताबिक इसराइल की जानिब से फलस्तीन के जनूबी शहर खान यूनिस पर फिजाई हमला किया गया, जिसमें 16 फलस्तीनी शहीद हो गए। मकामी मीडिया का बताना है कि इसराइली फिजाइया ने अल आगा और अबू साफ फैमिलीज के घरों पर बगैर किसी वार्निंग के बम गिराए, जिसके नतीजे में घरों में मौजूद 8 अफराद शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। अमेरिका ने हमलों को इसराइल का हक करार दिया है, जबकि रूस का कहना है कि अमेरिका को अब ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि उसकी मशरिक़ वुस्ता पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। सदर पुतिन का कहना है कि आजाद फलस्तीनी रियासत ही खित्ते में खूनरेजी रोकने और क़याम अमन का वाहिद हल है।
पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक ने मसला फ़लस्तीन के हल और फौरी जंग बंदी पर जोर दिया, जबकि सऊदी अरब की जानिब से बरतानिया और कैनेडा समेत मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं से राब्तों का सिलसिला भी जारी है। रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट में आपने ये जाना कि इजरायली फोर्सेस जो हैं वो ममनुआ जो फास्फोरस बॉम्ब्स हैं उनका इस्तेमाल कर रही है। ये इजराइल की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया है। कितनी इसमें सदाकत है, असल में फास्फोरस बॉम्ब्स जो हैं उनके इस्तेमाल पर क्यों इतनी ज़्यादा तनकीद हो रही है और ख़ास तौर पर फ़लस्तीन में इससे कितना नुकसान हुआ है, क्या शवाहिद मिले हैं इसके इस्तेमाल के, ये सारी चीज़ें जानेंगे। असद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद साहब। वालेकुम अस्सलाम। असद साहब बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकाल रहे हैं मेरे प्रोग्राम के लिए। अच्छा असद साहब, पहले तो ज़रा ये फरमा दीजिएगा कि ये जो जंग है, एक तो ये जिस तरह से शुरू हुई एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, और अब जो रुख ये इख्तियार कर चुकी है अब वो भी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी बड़ी तादाद में और इस तरह से दोनों जानिब से इतने बड़े पैमाने पर जानी नुकसान होगा। और फिर ये भी ज़रा फरमा दीजिएगा कि हज़ारों टन बारूद जो है वो गिराया जा चुका है इजराइल की जानिब से फ़लस्तीन के ऊपर, लेकिन जो फास्फोरस बॉम्ब्स की बात हो रही है इसमें कितनी सदाकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि पिछले सैटरडे मॉर्निंग से जो सिलसिला शुरू हुआ है वहाँ पे फ़लस्तीन के अंदर जी, और बजाय इसके कि रुकने के ये आगे की तरफ एक लिहाज से बढ़ता चला आ रहा है और एक बड़ी ही डेंजरस शेप मैं समझता हूँ कि बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ इख्तियार करता जा रहा है। इट्स नॉट ओनली आप इज़राइल की बात करें या फ़लस्तीन की बात करें, गज़ा की या वेस्ट बैंक की आप बात करें, अब तो लेबनान की तरफ, सीरिया की तरफ ये चीज़ें आपको बढ़ती हुई नज़र आती हैं और ये बिल्कुल भी मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है, मुनासिब किसी सूरत के अंदर भी नहीं है। और इसमें नॉर्मली जैसे भी आपने फास्फोरस का तस्करा किया, सर्टली इस पर तो आप कहते हैं ना कि इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है उसकी वजह से भी उसके ऊपर पाबंदी है जी कि ये इस तरह के जो वेपन्स हैं आप किसी सूरत के अंदर भी, दैट टू कि जी निहत्ते शहरियों पे आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये बिल्कुल किसी सूरत के अंदर इसकी इजाज़त नहीं है। बट ये तो आप ये कह सकते हैं ना, ये किसी उस मुल्क के लिए तो जायज़ हो सकता है कि जो बैनुल अक़वामी क़वानीन की कोई अमलदारी करता हो, जिसको ओवरऑल ह्यूमन राइट्स की जो है कुछ पास हो कि नहीं हमने ऐसा कोई चीज़ नहीं करनी। इज़राइल को तो पिछले आलमोस्ट कोई 7 दहाइयों से ऊपर जिस तरीके से आपने फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ कुव्वत को इस्तेमाल कर, बेईमाना कुव्वत का इस्तेमाल जिस तरीके से आपने देखा है उसकी तो मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं मिलती। बिल्कुल। और स्पेशली अगर आप देखें ना पिछले 2 दहाइयों के अंदर आप समझ सकते हैं कि आलमोस्ट कुछ 7,000 के करीब फ़लस्तीनियों को उन्होंने शहीद कर दिया। आप एक तरफ देखें कि उनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट ओके डिफेंस सिस्टम है, इंटेलिजेंस की भी आप बात करते हैं, और जब अगर फ़लस्तीनियों की तरफ देखते हैं इस दफ़ा बिल्कुल अगर हमास आगे एक लिहाज से आया, एक सरप्राइज़ उसने ज़रूर अचीव किया, बट उससे हटके तो उनके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ये कहें जी कि नहीं अपना वो डिफेंस भी इज़राइल के ख़िलाफ़ वो मौसर तरीके से कर सकें। तो एक तो मैं इसमें ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो सारी सिचुएशन डेवलप हुई है मिडल ईस्ट के अंदर और स्पेशली इज़राइल के अंदर, आप ये ज़रूर कह लीजिए कि इज़राइल के बारे में एक तो ये जनरली कॉन्सेप्ट था, वो आयरन डोम पे ना बड़ा उनको नाज था जी कि नहीं ठीक है ये सिस्टम ऐसा है कि पूरे हमारे इज़राइल को ना सिर्फ ये कि प्रोटेक्शन देता है, अगर थाउजेंड्स की तादाद के अंदर भी अगर ओके मिसाइल्स आते हैं किसी तरह भी वो फायर होते हैं तो येस इट हैज़ द पोटेंशियल कि उनको वो रोक सके। बट आई वुड से कि जिस तरीके से हमास ने ये चाहे वो ओके फ़ज़ा से जिस तरीके से आए, वी हैव सीन इट फॉर द फर्स्ट टाइम आई कैन से, और ओके ज़मीनी रास्ते भी जिस तरीके से उन्होंने क्लियर करे, समंदर से भी आए, इट वाज नेवर एक्सपेक्टेड एट ऑल बिल्कुल। और उन्होंने जिस तरीके से इज़राइलियों को आड़े हाथों ज़रूर लिया, सारा कुछ है। बट ये आप कह सकते हैं कि इज़राइल का ना एक कॉन्सेप्ट है इज़राइल के बारे में कि उनकी मिलिट्री, उनका ओके इज़राइली डिफेंस सिस्टम की बात करें या उनका इवन इंटेलिजेंस सिस्टम है, इट इज़ इनविंसिबल, यानी कि ना काबिल तस्खीर है, उसको कोई आगे आके फ़तह नहीं कर सकता। एक वो तो आप समझते हैं कि बिल्कुल धड़ाम से सारा कुछ गिर गया है। हम जनरली बात करते थे कि नहीं इज़राइल का सिस्टम क्योंकि बड़ा बेहतर है, बहुत ही सिक्योर है, तो इज़राइल इटसेल्फ इज़ वेरी वेरी सिक्योर। एनीबडी हु इज़ विजिटिंग इज़राइल, तो आप आज ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से हमास ने वहाँ पर आके अटैक किया तो इज़राइल स्टैंड्स नोवेयर सिक्योर इन अ वे, अगर दुनिया के अंदर भी इसको देखें। ठीक है, अब वो एक जिसको कहते हैं कि पावर तो उसके पास है, आर्मी एयरफोर्स ने भी क्या बात करते हैं, वो हर तरफ से उन्होंने कहा जी कि अब
सोचे ना वो थोड़ा सा एक वो एरिया है, ऑलमोस्ट कितना बनता होगा 42 किलोमीटर उसकी लेंथ आती है और 6-7 किलोमीटर उसकी विड्थ टोटल आती है, जिसके अंदर कोई 20-25 लाख फ़लस्तीनी जो हैं वो वहाँ पर मुक़य्यद हैं। मैं गज़ा की पट्टी की का तज़किरा आपसे कर रहा हूँ। ना वहाँ पर अब बिजली है, ना वहाँ पर पानी है, ना कोई खुराक एक लिहाज से जा रही है। और ये फ़लस्तीनी जो है ना वो पिछली कई दहाइयों से बिल्कुल इसी तरीके से इजराइल ने उनको मुक़य्यद किया है वहाँ पर। जब दिल करता है वो उसको बंद कर देते हैं, जब दिल करता है उसको खोल देते हैं। इवन जो इजिप्ट की तरफ रास्ता जाता है वो भी आलमोस्ट आपको बंद मिलता है, कभी खुला हुआ एक लिहाज से तो मिलता नहीं है। तो ये तो आप कह सकते हैं कि अगर दुनिया के सारे ममालिक की मुख्तलिफ और स्पेशली दोज कंट्रीज़ विच रियली मैटर, अमेरिका की आप बात करते हैं, रशिया की या चाइना की, यूके या फ्रांस की, अब ये P5 का मैं तज़किरा आपसे कर रहा हूँ, तो अब ये कहें कि नहीं कोई ऐसी सूरत नज़र आती है कि नहीं यहाँ पे सिचुएशन को कोई कंट्रोल करने की कोशिश नहीं, कंट्रोल करने की आप बात करें तो असद साहब आपको नहीं लगता कि जिस हिमायत का इजहार किया जा रहा है इजराइल के साथ और जितने ममालिक की हिमायत का इजहार कर रहे हैं, अगर उनमें से आधे ममालिक भी इस मसले को सुलझाने के लिए कोशिश करें तो जितने बड़े बड़े नाम हैं, जितने बड़े ममालिक उसमें शामिल हैं, ये मसला सुलझ सकता था और पहले रोज़ ही सुलझ सकता था अगर चाहा जाता। लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि जैसे यूक्रेन और रशिया के मामले में हवा दी गई, यूक्रेन को सपोर्ट किया गया, उसके साथ खड़े होके इस मामले को तूल दिया गया, उसी तरह से कोशिश की जा रही है कि इजराइल का साथ देकर ये जो जंग है इसको बढ़ाया जा सके, फैलाया जा सके और कहीं ना कहीं वो मकसद जो खुदा न खास्ता वो सोचा गया उनकी जानिब से कि फ़लस्तीन को हमें अब ख़त्म करना है, मिटाना है और ख़ास तौर पर हमास जो है उसका मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा करना है। जी आसमा, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। बिल्कुल अगर आप यूक्रेन की बात करते हैं, इफ़ यू रिमेंबर वी यूज्ड टू टॉक कि जी ऐसा वो सिस्टम नहीं है। ये कोशिश हो सकती थी कि ये तनाज़ा ना एक लिहाज से यूक्रेन का भी बढ़ता। आज यूक्रेन तो तबाह बर्बाद एक लिहाज से हो गया। और इफ़ यू रिमेंबर मैंने तब भी आपसे ये प्रेडिक्ट किया था कि यूक्रेन जो है वो एनहिलेट हो जाएगा, रशिया इन एनी केस इज़ गोइंग टू बी सक्सेसफुल। वही सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। तो एक लिहाज से दूसरी चीज़ खुल गई है सर्टली अमेरिका के लिए। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अमेरिका फ़ाइन अपने आप को या ओके सुपर पावर एक लिहाज से कहते हैं, क्लेम करते हैं, तो मेरा ख्याल है दुनिया के अमन की तरफ अगर जाने के बजाय अगर वो जंग को सिर्फ हवा देते हैं, वाई बिकॉज उनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है, जो ओवरऑल बैटल इंडस्ट्री है, वो अगर चलती रहे उसके ऊपर तो वो काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये कहें जी नहीं अमेरिका ने कोई पूरी दुनिया के अंदर कोई सुकून लाने की कोशिश की है, कोई अमन लाने की कोशिश की है, मुख्तलिफ खित्ते हैं जहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं, वहाँ के लोग मसाइल का शिकार हैं, तो अमेरिका ने तो उसको आके मैं समझता हूँ कि महमेज दी है। और इवन उसका साथ मैं समझता हूँ कि जो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन के ममालिक हैं, उन्होंने भी साथ दिया। नाटो को जिस तरीके से देखें तो अरब ममालिक अब जिस तरह से साथ देते दिखाई देते हैं, कहीं ना कहीं फ़लस्तीन का जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं, आपको लगता है कि कुछ फ़र्क आएगा? क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि यूरोपियन ममालिक साथ खड़े हैं इजराइल के, अमेरिका खुद साथ खड़ा है। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं कि अरब ममालिक फ़लस्तीन का साथ देते हैं, कुछ एफ़र्ट्स करते हैं, तो कुछ हल निकल सकता है इसका? देखिए एक मैं ज़रूर आपसे अर्ज़ करूँ, देखिए ना कभी हम लीबिया की बात करते थे, कभी आप इराक़ की हम बात करते थे, एंड वी यूज्ड टू से कि नहीं दे आर वेरी पावरफुल कंट्रीज़, व्हाट हैपेंड विद देम। और यही अरब ममालिक थे सर्टली ये इनके साथ नहीं खड़े हुए, बल्कि उनके ऊपर खुश थे। सीरिया को देखें, सीरिया का तो किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं था, बल्कि गोलान हाइट्स के ऊपर तो गोलान हाइट्स के ऊपर तो इजराइल ने ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया वहाँ पर। तो ये मैं ज़रूर आपसे कहूँगा कि एक तो कोई भी दुनिया का मुल्क है, अगर आप समझते हैं कि वो कोई कमज़ोर है, उसके आर्म फोर्सेस वीक हैं, इसका आई वुड से कि एग्जिस्टेंस काफ़ी मुश्किल हो जाती है। एंड लाइक वाइज आई से इट इज़ एप्लीकेबल टू द अरब वर्ल्ड आल्सो। अगर इफ़ दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ हार्ड टाइम एक्चुअली ऑन मिडल ईस्ट। और फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आप याद हो चंद हफ्ते पहले की बात है कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि अब आप देखेंगे कि वी आर गोइंग टू बी द पिवटल कंट्री इन मिडल ईस्ट एंड वी आर गोइंग टू चेंज द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ मिडल ईस्ट। तो अगर इस तरीके से आप सारा कुछ देखेंगे, मिडल ईस्ट के ममालिक को देखेंगे, मिडल ईस्ट के ममालिक अगर कोई सही रास्ता नहीं लेके चलते और इजराइल को किसी स्टेज के ऊपर काउंटर नहीं किया जाता या अपना वो वेट नहीं डालते कि जहाँ पर एक सिचुएशन इस जगह पे पहुँचे कि जहाँ पर इजराइल अपनी जगह पे रहे और जो फ़लस्तीनी वहाँ पर मौजूद है, उनको जो मुल्क है, उनको वो हुकूक नहीं दिए जाते, तो सर्टली ना सिर्फ ये कि जंग तूल पकड़ सकती है, अगेन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हार्मफुल बेसिकली फॉर दीज अरब कंट्रीज़। और मेरा ख्याल है ये उनके लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि नो दे हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस, दे हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और अगर वो समझते हैं कि नहीं अच्छा मैं तो आंखें बंद कर रहा हूँ, किसी और का नुकसान हो रहा है, नेक्स्ट इज गोइंग टू बी देयर बंद करने की बात से एक मुझे इदारा याद आया, अक़वाम मुत्तहिदा की मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ।
کیا اس کا مقصد رہ جاتا ہے؟ کیا انطونیو گوتریس کیا کہہ رہے ہیں، کیا نہیں فرما رہے ہیں؟ کسی نے کان نہیں دھرے، آج تک نہیں دھرے، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ ہو، چاہے وہ عراق کو لے کر کوئی بات ہو، چاہے وہ افغانستان کے منجمد اثاثے ہوں، چاہے وہ شام کی سچویشن ہو، کوئی بھی معاملہ آپ اٹھا لیجئے، آج تک اقوام متحدہ کہیں پر بھی وہ کردار ادا ہی نہیں کر سکا ہے جس کے لیے اس ادارے کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ ابھی اس میں آپ دیکھ لیجئے۔ ہاں، اٹس ویری پرٹیننٹ کوسچن۔ میں کئی دفعہ آپ سے بھی پہلے اسی طرح بات ہو چکی ہے کہ اگر یونائٹڈ نیشن نے کوئی بہتر رول پلے کیا ہوتا، جس کو کہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں ایک جو ریفری ہوتا ہے اس نے ریفری کا کردار ادا کیا ہوتا، اور پوری دنیا کے اندر پرابلی سچویشن بڑی مختلف ہوتی، بٹ انفارچونیٹلی دیکھیں نا، اگر اس ادارے کے 193 یا 194 ممبرز ہیں اور اس کے اندر آپ کہتے ہیں جی نہیں ایک سیکیورٹی کونسل بنائی ہے، اس کے اندر آپ نے P5 یعنی 5 پرماننٹ ممبرز رکھیں، کوئی مقدمہ کوئی ایسا سلسلہ ان کے سامنے جاتا ہے، کوئی ایک ویٹو کر دیتا ہے، تھینک یو ویری مچ، ہر چیز فارغ ہو جاتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ادارے کی یہ اساس یا بنیاد ہے وہی بیسیکلی ایک غلط بنیاد پہ ایک لحاظ سے رکھی گئی ہے۔ دوسری چیز یہ ضرور ہے کہ اگر یونائٹڈ نیشن کا سیکریٹری جنرل یا اس کے جتنے ادارے ہیں اگر وہ کسی طرح کو کام کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں، یا کوئی آپ سے ایک پازیٹیوٹی کی طرف جانا چاہتے ہیں، اس کو سب سے پہلے تو جس ملک کے اندر اس کا ہیڈ کوارٹر ہے سب سے پہلے تو اس کو وہیں سے مخالفت ایک لحاظ سے آتی ہے، P4 کے باقی ممالک بھی ایک لحاظ سے آتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن کا جو اوورال اب جو رول آتا ہے اس کو یا اس کے جو مقاصد ہیں ان کا نئے سرے سے تعین کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور اگر یہ یونائٹڈ نیشن نے اپنا کوئی پرویکٹیو رول ادا کرنا نہیں شروع کیا تو فرینکلی اسپیکنگ ایکچولی لوگوں نے ٹرسٹ چھوڑ دیا ہے یونائٹڈ نیشن کے اوپر۔ دے ڈونٹ لک ٹورڈز یونائٹڈ نیشن کہ واٹ از اٹ گوئنگ ٹو ڈو۔ اگر جنرل اسمبلی کا اجلاس ہر سال جو ہوتا ہے وہ سارے لوگ آتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، ہال تو سارا خالی پڑا ہوا ہوتا ہے۔ سو دس از دی سچویشن، اور انفارچونیٹلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کو بہت ہی آپ وولاٹائل سچویشن کے اندر آپ دیکھتے ہیں، یعنی آپ یہ دیکھیں مڈل ایسٹ اس وقت آپ بالکل آتش فشاں کے دانے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ دوسری طرف آپ چائنا کو دیکھ لیں جو سچویشن ہے اس کی، آگے چلیں یوکرین میں جو سلسلہ چل رہا ہے، یوکرین کے جو ساتھ کے ممالک ہیں وہاں کی سچویشن دیکھیں، رشیا کی سچویشن کو دیکھیں، تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ جتنے بھی ممالک ہیں اوکے P5 کی بات کرتے ہیں، آفٹر آل کوئی ایک سینس آف ریسپانسبلٹی تو آتا ہے نا کہ یہ اپنے ملک کے علاوہ کہ باقی لوگوں کے بارے میں کیا دیکھتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد 9/11 کو ہم ڈسکس نہیں کرتے، کیا امریکہ کے اندر کوئی کسی طرح کی فزیکل وار لڑی گئی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چائنا کے اندر یا پھر ایون UK کے اندر یا پھر رشیا کے اندر کوئی اس طرح کی کوئی وار لڑی گئی؟ انلیس کہ ابھی کیونکہ یوکرین جو ہے وہ ممبر بننے جا رہا تھا ناٹو کی طرف۔ ٹھیک ہو گیا اسد صاحب، یہ یعنی جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ یہ غیر مؤثر بالکل ہو چکا ہے، اور ابھی سے نہیں ہے، دہائیوں سے ہے بہت سارے معاملات کے اندر۔ مؤثر کردار کون ادا کر سکتا ہے، اس پہ میرے خیال میں ہم کل اسی پروگرام میں بحث کر رہے ہوں گے۔ آپ نے آج اپنا تجزیہ شیئر کیا، بہت شکریہ اسد محمود صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ اسد محمود صاحب ہمارے ساتھ تھے جی، اور کل پروگرام میں ہم بحث کر رہے ہوں گے، بات کر رہے ہوں گے اسی موضوع کو لے کر کہ اگر اقوام متحدہ جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے امن قائم کرانے کے لیے، جنگ کو رکوانے کے لیے، بہت سارے ممالک اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، عرب ممالک اب کسی حد تک ہمیں فلسطین کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں، لیکن یہ جنگ تھمنے میں نہیں آ رہی ہے۔ کس طرح سے یہ جنگ جو ہے یہ رکوائی جا سکتی ہے، کون سے ممالک ہیں جو اس میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اور کون سے ممالک ایسے ہیں جو بھی بہت زیادہ متحرک ہیں، کل کے پروگرام میں اس پہ بات کر رہے ہوں گے۔ ابھی بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں۔ شاعری، گفتگو اور موسیقی کا ملن، سخنور۔ اور کیا ہوا گر نہیں بادل یہ برسنے والا، یہ بھی کچھ کم تو نہیں، دھوپ میں سایہ ہوا ہے۔ تو جو کہتا ہے تیرے جیسے کئی، ہم اس کو لپٹنے کی اجازت نہیں دیتے، کوشش تو بہت کرتی ہے تنہائی ہماری۔ کو تیرا تپاک مگر یاد آ گیا، مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر،
जो रक्स में है इजाजत के साथ साथ रक्स में है, हरूफ के रंग क्या है, मानी की खुशबू कैसी होती है, ये जानने के लिए मिलिए हमसे। वेलकम बैक। नाज़रीन, तिजारत और सरमायाकारी के बाद सऊदी अरब अब जदीद टेक्नोलॉजी के मैदान में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने के लिए तैयार है, क्योंकि अब खबर ये आ रही है कि उसने मसनूई ज़हानत के लिए स्कूलों में बाकायदा तालीम का आगाज़ कर दिया है। इब्तदाई मनसूबे के तहत 1300 स्कूलों में तलबा और तालिबात को रोज़ाना 1 घंटे तक मसनूई ज़हानत का मजमून पढ़ाया जाएगा। सऊदी हुकाम का कहना है कि उसका ये इक़दाम, इसका मकसद जो है तलबा को उभरती हुई टेक्नोलॉजी से हम आहंग कराना और तलबा को जदीद तालीम से आरास्ता करना है। नाज़रीन, सऊदी हुकाम का हदफ है कि इस मनसूबे के जरिए हर साल मिडिल और हाई स्कूल के 3 लाख से ज़ायद जो तलबा और तालिबात हैं उनको मसनूई ज़हानत की तालीम दी जाएगी। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने एक मरतबा फिर 25 यूनिवर्सिटीज़ में आला तालीम के हुसूल के लिए पाकिस्तानी तलबा और तालिबात को स्कॉलरशिप्स देने का ऐलान भी किया है। सऊदी हायर एजुकेशन कमीशन के मुताबिक ये वज़ाइफ डिप्लोमा, डिग्री, मास्टर्स और PhD के तलबा और तालिबात को दिए जाएंगे। जिन तलबा को स्कॉलरशिप्स के लिए मुंतखब किया जाएगा उन्हें माहाना वजीफ़ा भी मिलेगा, जबकि सफरी अखराजात और खाने के अलावा खेल और तफरीह की सहूलियात भी रियायती नरखों पर दस्तयाब होंगे। नाज़रीन, सऊदी अरब तालीम और टेक्नोलॉजी के मैदान में कौन कौन से संगे मील उबूर कर रहा है, इस पर हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगी, उनका तज्ज़िया आपसे शेयर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट। सऊदी अरब ने दौरे हाजिर की जदीद टेक्नोलॉजी में खुद को ढालने के लिए मसनूई ज़हानत से हम आहंग करने के लिए अहम फैसला किया है, जिसके मुताबिक सऊदी अरब के स्कूलों में तलबा और तालिबात को मसनूई ज़हानत की तालीम देना शुरू कर दी है। इब्तदाई तौर पर इसका आगाज अभी 1300 स्कूलों में किया गया है, जहाँ रोजाना 1 घंटा के लिए मसनूई ज़हानत से मुताल्लिक मजमून पढ़ाया जाएगा। सऊदी हुकाम के मुताबिक इस इकदाम का मकसद तलबा में उभरती हुई टेक्नोलॉजी के बारे में बेदारी पैदा करना और प्रोग्राम्स की अगली नस्ल को मुतासर करना है। मुमलिकत की हिमायत और बाख्तियार बनाने की कोशिशों के हिस्से के तौर पर कौम के नौजवान और अपनी सलाहियतों को निखारें। सऊदी वजारत तालीम ने सऊदी डेटा और मसनूई ज़हानत अथॉरिटी के अलावा शाह अब्दुल अजीज और उनके साथियों की फाउंडेशन बराए तोहफा और तख्लीक के इश्तराक से तैयार किया है। इस मंसूबे के जरिए हर साल मिडिल और हाई स्कूल के 3 लाख से ज्यादा तलबा और तालिबात मसनूई ज़हानत की तालीम से आरास्ता होंगे और मुस्तकबिल करीब में जब दुनिया में इस टेक्नोलॉजी की तालीम आम हो रही होगी तो सऊदी अरब का शुमार भी इन ममालिक में होगा, जहां लाखों तलबा पहले से ही इस तालीम से आरास्ता हो चुके होंगे। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने एक मरतबा फिर अपनी 25 यूनिवर्सिटियों में आला तालीम के हुसूल के लिए पाकिस्तानी तलबा और तालिबात को 600 स्कॉलरशिप्स देने का ऐलान किया है। हायर एजुकेशन कमीशन के मुताबिक ये वज़ाइफ डिप्लोमा, डिग्री, मास्टर्स और PhD के तलबा और तालिबात को दिए जाएंगे। सऊदी अरब में कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानी तालिब इल्म और पाकिस्तान में मुकीम तलबा और तालिबात दोनों इन स्कॉलरशिप्स के लिए अहल हैं। 75% स्कॉलरशिप पाकिस्तान से तालिब इल्मों जबकि 25% सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी तलबा को दिए जाएंगे। स्कॉलरशिप हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा को मुतल्लिका यूनिवर्सिटी की वेबसाइट या ऑनलाइन पोर्टल पर बराह रास्त अप्लाई करना होगा। हर यूनिवर्सिटी के दाखिले का अपना मयार और टाइम फ्रेम है, इसलिए तलबा को अपने मुतल्लिका मजमून और क्लास में दाखिले के हवाले से यूनिवर्सिटी से मदद लेना होगी। शहजादा नूरा बिन अब्दुर्रहमान यूनिवर्सिटी बराए तालिबात रियाज और जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा के अलावा तमाम यूनिवर्सिटियां सिर्फ 25% बैनुल अक़वामी तलबा को दाखिला देने की पाबंद हैं। तलबा जब ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगी तो यूनिवर्सिटियां तलबा की जानिब से मौसूल होने वाली स्कॉलरशिप दरखास्तों को सऊदी वजारत तालीम को भेजेंगी, जो स्कॉलरशिप देने का हतमी फैसला करेगी। 75% स्कॉलरशिप्स पाकिस्तान से तालिब इल्मों जबकि 25% सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी तलबा को दिए जाएंगे। सऊदी अरब और वापसी के लिए मुफ्त टिकट और शादीशुदा होने की सूरत में अहले खाना के लिए मुफ्त तिब्बी इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। स्कॉलरशिप हासिल करने वालों को यूनिवर्सिटी कैंपसेस में रियायती नरखों पर खाना, खेलों और तफरीह की सहूलियात फराहम की जाएंगी, जबकि ज़ेरे कफालत अफराद के लिए सफरी अखराजात में मुआवनत भी की जाएगी। साइंस के तलबा और तालिबात को माहाना 900 जबकि आर्ट्स के शोबे में 850 सऊदी रियाल अदा किए जाएंगे।
रिपोर्ट आपने देखी जी, बिल्कुल सऊदी अरेबिया की जानिब से ये फैसला किया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मजमून है वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा और बहुत ही अर्ली एजेस में ये जो है ये शुरू कर दिया जाएगा। स्कूल के दौरान ही ये पढ़ाना शुरू किया जाएगा मजमून। कितनी इसकी इम्पोर्टेंस है और जिस तरह से सऊदी अरेबिया अपने स्टूडेंट्स के अंदर, अपने अवाम के अंदर टेक्नोलॉजी को न सिर्फ मुतारिफ़ करा रहा है बल्कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर रहा है, इस पर हम बात कर लेते हैं नाजिया मुस्तफ़ा साहिबा से। सीनियर सहाफ़ी हैं, वीडियो लिंक पे मुझे ज्वाइन कर रही हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजिया साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। बहुत शुक्रिया नाजिया, वक्त निकाल रही हैं। अच्छा नाजिया, पहले तो ज़रा ये बता दीजिएगा कि ये मसनूई ज़हानत से आगाही कितनी ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है, कितनी ज़्यादा अहम हो चुकी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया के अलावा भी बहुत सारे और ममालिक जो हैं वो हमें इस जानिब आते हुए दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, आज के दौर की ये ज़रूरत है और मैं समझती हूँ कि ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पूरी दुनिया में ही अब इसका जो है इस तरफ रुझान है और ये बहुत अच्छा ट्रेंड है। अगर सऊदी अरब ने अपने स्कूल्स में मिडिल स्कूल से ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, अर्ली एज से ही स्टार्ट करती है कि बच्चों को एआई में जो है एज अ सब्जेक्ट उनको पढ़ाया जाएगा, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इसमें। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो एआई जो है इस वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि एआई के बगैर अब हम आगे नहीं चल सकते। अभी आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि ये हमारी इस तरह से ज़रूरत बन जाएगी कि जैसे हम इसके बगैर कोई काम भी नहीं कर सकेंगे, ये हमें अपना इस तरह से आदी कर देगा। और हम देख भी रहे हैं कि अभी लेटेस्ट जो चीज़ें हम कर रहे हैं एआई के हवाले से, अगर हम बिजनेस की बात करें तो ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया और कितना ज़्यादा इसने हमारा काम जो है वो आसान कर दिया है। मिसाल के तौर पे जैसे पहले आप लोग देखते थे कि किसी भी काम को लेके फैक्ट्रीज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटीज में बहुत ज़्यादा वर्क फोर्स की ज़रूरत होती थी। अभी एक तरह से इसका ये पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, लेकिन इसके साथ साथ लोगों में एक इनसिक्योरिटीज भी बिल्ड हो रही है कि शायद एआई जो है वो कहीं उनसे उनका जो काम है वो उस तरह से ना छीन कहा ये जा रहा है ना कि बहुत सारे अफराद का रोज़गार जो है वो ख़त्म हो सकता है, बहुत सारा बेरोज़गारी जो है वो बढ़ सकती है। ज़ाहिर है कि जहाँ पर अगर 100 अफराद मिलकर कोई काम कर रहे होते थे, कोई एक ईमेल अगर बहुत सारे लोगों की नज़र से गुजरने के बाद तैयार होती थी, या बहुत ज़्यादा टाइम आपका अपना सर्फ हो रहा होता था वो ईमेल टाइप करने में, कोई मैसेज टाइप करने में, कोई और ज़रूरी काम करने में, तो अब उसमें तो बहुत ही सेकंड्स के अंदर चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं और उसमें अफरादी क़ुव्वत भी ज़्यादा नहीं चाहिए है। तो खदशात तो मौजूद हैं कि इसके मनफी असरात होंगे। इसमें खदशात हैं, लेकिन अगर मैं इसकी आपको थोड़ी सी इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं चीज़ें थोड़ी सी बताना चाहती हूँ। इसमें ये इस तरह से इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता, ये मेन डिपेंडेंट ही रहेगा, ये इंसान पे ही डिपेंडेंट रहेगा। हमने ही, इंसान ने ही इसको बनाया है, इसकी उतनी ही कैपेसिटी है जितना हम इसको फीड करते हैं, ये उससे ज़्यादा अभी नहीं कर सकता। यानी कि अगर हम ये सोचेंगे कि हमारी जॉब को खा जाएगा, उस तरह से नहीं है। हाँ, उन लोगों के लिए जरूर ये खदशा है या इनसिक्योरिटीज उन लोगों में है जो कि अपने आप को यूजेबल नहीं बना रहे या यूजर फ्रेंडली, उस तरह से एआई फ्रेंडली अपने आप को नहीं बना रहे। इनके जो टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल हर, अब देख रहे हैं कि हर इदारे में हो रही है, एआई का यूज हो रहा है। आप ऑफिस की बात कर लें, मीडिया हाउसेस की बात कर लें, फैक्ट्रीज की, स्कूल, इवन के हर सेक्टर में इसका इस्तेमाल हो रहा है। अभी वो उन लोगों को ले ऑफ कर दिया जाएगा जिनको इसका इस्तेमाल नहीं आता, जो कि आईटी की फील्ड से है और इसका अच्छे से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम खुद को इससे हम आहंग कर रहे हों और ये चीज़ें जो हैं ये हम सीख रहे हों। तो ज़रा फिर ये फरमा दीजिएगा नाज़िया साहिबा कि पाकिस्तान में ये सिखाने के लिए, सीखने के लिए क्या कुछ इक़दामात हो रहे हैं, क्योंकि हम तो यहाँ पर जानते हैं कि हमारे अगर शहरों के अलावा अगर हम दूर दराज कुछ देहातों की बात कर लें, कुछ इलाकों की बात कर लें, तो वहाँ तो जो बुनियादी तालीम है उसकी सहूलियात नहीं है। तो ऐसे में क्या सोचा जा सकता है कि आइंदा आने वाले कुछ अरसे में हमारे पास भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा सकें या इसके लिए कुछ काम कर सकें पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के लिए? जी बिल्कुल, अगर पाकिस्तान में मैं समझती हूँ कि ये नहीं भी है ट्रेंड, तो अभी ये ट्रेंड और ज़्यादा जोर पकड़ जाएगा जब हम देखेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन कितना ज़्यादा हो गया है। हम आईटी फील्ड की बात करते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें इंटरेस्टेड हैं, यूनिवर्सिटीज
स्पेस की तरफ काम कर रही है, लेकिन उतने बड़े स्कोप पे अभी काम नहीं हो रहा पाकिस्तान में। जी, जी। सबसे पहली बात तो ये आती है कि इसमें एजुकेशन की, काम की बात तो बाद की आती है कि पहले तो इसकी तालीम जरूरी है। ये देखना है कि पाकिस्तान में कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जिधर ये जो डिग्री है एआई से रिलेटेड वो मुतारफ करवाई जा रही है, और किस लेवल के जो टीचर्स हैं वो पढ़ाने वाले हैं। और दूसरी बात ये कि जिस तरह से हम सऊदी अरब की बात कर रहे थे, पाकिस्तान में भी इस चीज की जरूरत है कि हमें ये कम से कम अगर मिडिल से नहीं तो मैट्रिक से बच्चों को ये एज एक जो कंपल्सरी सब्जेक्ट के तौर पे इसको पढ़ाना शुरू करना चाहिए। जिस तरह हम बाकी साइंसेस को पढ़ते हैं तो एआई को भी उसी तरह से फोकस करने की जरूरत है, अदरवाइज हमारे स्टूडेंट फिर बहुत ज्यादा पीछे रह जाते हैं। अगर हम इंटरनेशनल बिल्कुल जी, मार्केट अगर की बात इसको करें नहीं इस मसले पर अभी से सोचा जाएगा या इसको निसाब का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, तवज्जो नहीं दी जाएगी, तो फिर हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, हमारा जो तबका है, नौजवान तबका, वो इसमें काफ़ी पीछे रह सकता है। इस चीज़ का खदशा मौजूद है। बहरहाल जी, सऊदी अरेबिया तो पीछे रहने वाला नहीं था और उसने इस पर काम जो है वो शुरू कर दिया है। बहुत शुक्रिया नाजिया साहब, आप हमारे साथ मौजूद थी। नाजिया मुस्तफ़ा, सीनियर सहाफ़ी, वक्त निकाल रही थी मेरे प्रोग्राम के लिए। मैं बता रही थी कि ये जो एआई को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर सऊदी अरेबिया ने एक फ़ैसला किया है, उसके लिए कितना सूदमंद और कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, और फिर पाकिस्तान को इसके लिए क्या इकदाम करने चाहिए ताकि हम कहीं पीछे ना रह जाएँ, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे जो हैं, हमारा मुस्तकबिल जो है वो कहीं ऐसा ना हो कि इस सिलसिले में कोई फ़ायदा ना उठा पाए। हालांकि बहुत ही ज़ाहिर है कि सूदमंद और फ़ायदेमंद चीज़ है। प्रोग्राम में ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ये तो है गिटार गर्ल और मैं हूँ लिटिल शेफ मास्टर। हम ला रहे हैं कुछ नया, कुछ मजेदार। पास्ता बनाने के लिए पहले हम लोग क्यूकम्बर काटते हैं। हम लोगों ने नाइफ बहुत केयरफुली यूज करनी है। मैं सिर्फ काटूंगी नहीं, मैं तो खाऊंगी भी। ये तो बहुत ही मजे का है। वेलकम बैक। प्रोग्राम में अब बात करेंगे निगरां वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी के कामयाब दौरा आज़रबाईजान की। आपको बताएं कि यहाँ निगरां वज़ीर ख़ारिजा ने इक़्तिसादी ताउन तंजीम के 27वें इजलास में खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत पर जोर दिया है। वज़ीर ख़ारिजा का कहना यह था कि पाकिस्तान ने हमेशा ECO को आगे बढ़ाने में फ़ाल किरदार अदा किया है और मुस्तक़बिल में भी तंजीम की जानिब से पेश करदा इक़दामात को लेकर चलेंगे। निगरां वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने इस मौके पर तुर्की और उज़्बेकिस्तान समेत दीगर मुल्कों के हम मनसबों से अलग अलग मुलाकातें भी की। तुर्की और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा ने तिजारत, सरमायाकारी और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजबूत बनाने का अज़्म किया है। नाज़रीन, तुर्की, ईरान, कज़ाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान समेत दीगर मुल्कों के नुमाइंदों ने भी इस प्लेटफॉर्म को मज़ीद मुअस्सर बनाने के लिए अपनी अपनी तजावीज़ दी। इस इजलास के इख्तिताम पर जो एलामिया जारी किया गया है उसमें ECO के सेक्रेटरी जनरल ने तमाम रुकन मुल्कों पर जोर दिया कि वो तंजीम के विजन, अहदाफ और उसके मकासद हासिल करने के लिए अमली इक़दाम उठाएँ। इक़्तिसादी मैदान में तरक्की के लिए तिजारत को फ़रोग़ दिया जाए। निगरां वज़ीर ख़ारिजा के दौरे आज़रबाईजान और इक़्तिसादी ताउन तंजीम में होने वाले फ़ैसलों पर आपको एक ख़ुसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारिजा के 27वें इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में रुकन ममालिक पर जोर दिया गया कि वो तिजारती,
इक्तिसादी, समाजी, तकनीकी और साइंसी शोबों में बाहमी ताउन से ही खित्ते की पायदार इक्तिसादी तरक्की मुमकिन है। मेजबान अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा ने तंजीम के सेक्रेटरी जनरल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इजलास में होने वाले फैसलों से आगाह किया। उन्होंने बताया कि ECU की सरगर्मियों की हिमायत जारी रखेंगी, जिसका मकसद खित्ते में ताउन और अवामी फलाह बहबूद के मंसूबे को फ़रोग़ देना है। इक्तिसादी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल ने तंजीम के 27वें इजलास को कामयाब करार देते हुए कहा कि रुकन ममालिक के दरमियान इलाकाई ताउन को बढ़ाने पर मरकूज है। एलामिया में दीगर इलाकाई और बैनुल अक़वामी इदारों के साथ तंजीम की शराकत दारी को बढ़ाने के लिए ECU की सरगर्मियों की तौसीक़ की। कौंसिल ने मजीद फैसला किया कि इस फोरम के अगले इजलास की मेजबानी इस्लामी जमहूरिया ईरान करेगा और 2024 के लिए तंजीम की सदारत संभालेगा। इक्तिसादी ताउन तंजीम से खिताब में निगरान वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ECU विजन 2025 ने हमें मुनासिब तरीके से इस सिमत का रोड मैप फराहम किया है, जिसमें इलाकाई तिजारत में इजाफा, इलाकाई राब्तों को मजबूत करना, बड़े ECU ट्रांसपोर्ट को फाल करना, तवानाई की सलामती और पायदारी के हुसूल के लिए कोशिशों को मरबूत करना है। बैनुल अक़वामी तिजारत में इजाफा, आलमी तिजारत में ECU ममालिक की शराकत में इजाफा और सियाहत को फ़रोग़ देना शामिल था। उन्होंने कहा कि हमें मतलूबा अहदाफ और मुतवक्के अहदाफ को पूरा करने के लिए ठोस कोशिशें करने की ज़रूरत है। अफगानिस्तान एक अहम मोड़ पर खड़ा है। पुरअमन खुशहाल अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान ECU ममालिक के साथ काम करने का मुंतज़िर है। इलाकाई तिजारती इंज़माम की हिमायत के लिए पुरआज़म कोशिशों की ज़रूरत है। निगरान वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ECU खित्ता 8 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर और 19 अरब अफराद पर मुश्तमिल है, जो दुनिया की 50% आबादी की नुमाइंदगी करता है। आलमी तिजारत में इसका हिस्सा सिर्फ 2% है। हमारी इंटर रीजनल तिजारत खित्ते की मजबूरी तिजारत के 8% से भी कम है और ये दीगर इलाकाई ग्रुप बंदियों जैसा कि यूरोपीय यूनियन के बिल्कुल बरक्स है, जहाँ इंट्रा रीजनल तिजारत 70% से ज्यादा है, जिसे तब्दील करने और इलाकाई तिजारती इंज़माम की हिमायत के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाना होगी। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने इजलास की साइड लाइन पर ECU सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात की, जिसमें ECU के विजन और इसके अहदाफ और मकासद के लिए पाकिस्तान के अज़म का अयादा किया गया। इक्तिसादी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल ने खित्ते में तरक्की और राब्तों के फ़रोग़ में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इससे कबल उन्होंने तुर्की और उज़्बेकिस्तान समेत दीगर मुल्कों के हम मनसूबों से अलग अलग मुलाकातें की। तुर्की और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक किया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने तिजारत, सरमायाकारी और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में हमजहती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म को दोहराया है। नाज़रीन, खबर है हमसाया मुल्क अफगानिस्तान से, जहां एक बार फिर शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जिसमें 100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। रेक्टर स्केल पर इस ज़लज़ले की शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड की गई है। चंद रोज़ कबल भी हौलनाक ज़लज़ले ने अफगानिस्तान के इलाके हेरात में तबाही मचा दी थी। आज आने वाले ज़लज़ले का मरकज़ भी यही इलाका बताया जा रहा है। अफगानिस्तान में 4 रोज़ के दौरान वक्फे से आने वाले ज़लज़लों ने कई घर उजाड़ दिए। मजमूई तौर पर 2000 से ज़ायद मकान तबाह हो चुके हैं, जबकि हलाकतों की तादाद भी 4000 से तजावुज़ कर गई है। सुबह हेरात में एक गांव मुकम्मल तौर पर मलबे का ढेर बन चुका है और उसकी 80% आबादी उसी वक्त लुक़मा अजल बन गई थी। इमदादी कारकुन मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ला मुतासरीन को ज़रूरी सामान की फराहमी में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान की जानिब से भी ज़लज़ला ज़दगान के लिए खैमे, कंबल और अद्वियात भिजवाई गई थी, जबकि पाकिस्तान की मेडिकल टीम्स और मोबाइल अस्पताल ज़ख्मियों के इलाज मुआलजे में मसरूफ़ हैं। इसी हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है, आपको दिखाने जा रहे हैं। शुमाल मगरबी अफगानिस्तान में एक बार फिर शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसमें 100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक शुमाल मगरबी अफगानिस्तान में अला सुबह को आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 6.3 थी और ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान के शहर हरात से 28 किलोमीटर के फासले पर था। अफगानिस्तान में 4 रोज़ कबल आने वाले ज़लज़ले से अम्वात की तादाद 4000 से तजावुज़ कर गई, जबकि 9000 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हैं। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात के इलाके फजीरा में मामूली शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया। हुकाम ने बताया कि ज़लज़ले का मामूली झटका सुबह 6:18 पर महसूस किया गया, जिसकी 5 किलोमीटर गहराई रिकॉर्ड की गई। अफगान हुकाम के मुताबिक 4 दिन कबल भी सुबह हरात में शदीद ज़लज़ले ने तबाही मचा दी थी, जिसके बाद इसके आफ्टर शॉक्स चल रहे हैं। आज सुबह आने वाले ज़लज़ले ने भी लोगों में खौफ व हिरास पैदा कर दिया और मुतअद्दिद इलाकों में दीवारें और कई जगहों पर कच्चे मकानात गिरने
की इतलात हैं और इस दौरान 100 के करीब अफराद जख्मी हुए हैं। इमदादी टीमें पहले ही ज़िलज़िला ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ थीं, जिन्होंने मजीद जख्मी होने वाले अफराद को अस्पतालों तक मुंतकिल किया, जहां उनका इलाज मुआवजा किया जा रहा है। अफगान मीडिया के मुताबिक 4 रोज के दौरान ज़िलज़िले के बाद जितने भी आफ्टर शॉक्स आए हैं, उनमें से सबसे ज्यादा जानी नुकसान जिला जिंदा जान के नवाही इलाकों में हुआ। इमदादी टीमों के मुताबिक पहले ही रोज इस आफत में 2000 अफराद लुकमाए अजल बन गए थे, जबकि 2 दिनों के दौरान मलबे के ढेरों से मुसलसल लाशें मिलने के बाद अब तक ये तादाद 3000 से तजावुज कर चुकी है। इस कुदरती आफत ने कई घर उजाड़ दिए। एक गाँव के 80% अफराद की जिंदगी का खात्मा हो गया और गांव के तमाम घर मलबे का ढेर बन गए थे। अफगान हुकूमत और अक़वाम मुत्तहिदा की अपील पर पाकिस्तान ने कंबल, खैमे और तिब्बी सामान समेत मोबाइल अस्पताल भी अफगानिस्तान भिजवाया था, जबकि इंसानी हमदर्दी के तहत पाकिस्तान, चीन, UAE और तुर्की समेत कई ममालिक ने इमदादी सामान अफगानिस्तान भिजवाया था, जिसे ज़िलज़िला ज़दगान में तकसीम कर दिया गया। अफगान हुकूमत के मुताबिक वो ज़िलज़िला ज़दगान तक अशिया ज़रूरी की फराहमी यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम कर रहे हैं। अफगान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तर्जमान के मुताबिक सुबह हिरात में ज़िलज़िले से 2000 घर मुकम्मल तबाह हो चुके हैं, जबकि ज़िलज़िले से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और शदीद सर्द मौसम से बचने के लिए मुतासरीन को कंबल, खैमे और इस तरह की बुनियादी अशिया की मजीद ज़रूरत है और हुकूमत इन ज़रूरियात को पूरा करने में कोशां है। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में इतना ही। मंडे को दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते ज़रूर देखिएगा। अल्लाह निगहबान। कैनेडियन शहरी हरदीप सिंह के कत्ल के मामले पर अमेरिका के बाद उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात और बरतानिया ने भी कनाडा की हिमायत का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 6 अक्टूबर को कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने बरतानवी हम मनसब ऋषि सुनाक, 8 अक्टूबर को सदर UAE शेख मोहम्मद बिन जायद और 9 अक्टूबर को उर्दन के फरमारवा अब्दुल्ला बिन अल हुसैन से रब्ता किया और हरदीप सिंह के कत्ल के मामले पर बातचीत हुई। बरतानिया, मुत्तहिदा अरब अमारात और उर्दन के हुक्मरानों ने भारत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर जोर दिया। रॉयटर्स के मुताबिक 21 सितंबर को कनाडा ने 5 आइव्स इंटेलिजेंस की मदद से भारत के हरदीप सिंह के कत्ल में मुलव्वस होने का इंकिशाफ किया। इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल के खुसूसी नुमाइंदे बराए जम्मू कश्मीर यूसुफ मोहम्मद सालेह ने वज़ारत ख़ारजा में सेक्रेटरी ख़ारजा साइरस सजाद काजी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद साइरस सजाद काजी ने कश्मीर पर OIC के नुमाइंदा खुसूसी के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नुमाइंदा OIC को मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से आगाह किया। मौजूदा भारतीय हुकूमत कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है। कश्मीरियों को सलामती कौंसिल की करारदादों के तहत हक के खुद इरादियत मिलना चाहिए। भारत किसी भी सूरत कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत को तब्दील नहीं कर सकता। OIC सेक्रेटरी जनरल के खुसूसी नुमाइंदे बराए जम्मू कश्मीर यूसुफ मोहम्मद सालेह ने कहा कि OIC में जम्मू कश्मीर के मसले पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। उन्होंने कहा कि भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद उठाए गए इक़दामात वापस लें। शदीद मौसम की वजह से पैदा होने वाला मौसमियाती बहरान गुज़िश्ता 20 सालों से हर घंटे $1 करोड़ 16 लाख नुकसान का सबब बन रहा है। गुज़िश्ता दहाइयों में तूफान, सैलाब, हीट वेव और खुशहाली के सबब हजारों अमवात और बड़े पैमाने पर इमारतें तबाह हुई और वक्त के साथ आलमी तपश इन वक़ुआत में शिद्दत का सबब बन रही है। अपनी नौयत की इस पहली तहकीक में साइंसदानों ने इंसानी सरगर्मियों की वजह से होने वाली आलमी तपश के बराह रास्त नुकसान का तखमीना लगाया है। तहकीक में मालूम हुआ कि साल 2000 से 2019 तक औसतन $140 अरब का नुकसान हुआ। अगरचे साल ब साल ये हिंद से मुख्तलिफ हैं। ताज़ा तरीन डेटा के मुताबिक 2022 में मौसमियाती बहरान $2080 अरब के नुकसान का सबब बना। तहकीक में ये बात भी मालूम हुई कि 2 दहाइयों से ज्यादा के अरसे में मौसमियाती बहरान के सबब 1.2 अरब लोग मुतासिर हुए। यूरोपीय मुल्क स्वीडन ने स्टॉकहोम के मरकजी 20 ब्लॉक में 2025 तक पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली कारों के दाखिले पर पाबंदी आयद करने का फैसला कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक शहर के नायब मेयर ने कहा कि आजकल स्टॉकहोम में हवा की वजह से बच्चों के फेफड़े मुतासिर हो रहे हैं, बुजुर्ग शहरी वक्त से पहले मर रहे हैं। ये मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल सूरत हाल है। हमें पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली कारों से निकलने वाली नुकसानदेह
वाले गैसेस को महदूद करने की जरूरत है, लेकिन पुलिस कार, एम्बुलेंस और दीगर सिक्योरिटी सर्विसेज इस पाबंदी से मुस्तस्ना होंगी। अमेरिका के एक उस्ताद ने 53 साल तक स्कूल में पढ़ाकर आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। अमेरिकी रियासत इलिनॉय से ताल्लुक रखने वाले 76 साल शख्स ने मिडिल स्कूल में 1 सितंबर 1970 से सोशल स्टडीज पढ़ाना शुरू की, जिसके बाद अब उन्हें तवील अरसे तक सोशल स्टडीज पढ़ाने वाले उस्ताद के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से नवाजा गया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से बात करते हुए पॉल का कहना था कि 1986 में मुआशरती उलूम कैरिकुलम कोऑर्डिनेटर बनने के बाद उन्होंने 20 से ज्यादा मुआशरती उलूम असासा की रहनुमाई की। उन्होंने बताया कि वो बतौर कोऑर्डिनेटर वसाइल फराहम करते हैं, कैरिकुलम के हवाले से रहनुमाई करते हैं और इंतजामिया के दरमियान बतौर ताल्लुक काम करते हैं। लड़कियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें दुनिया भर में दरपेश चैलेंज से निपटने के लिए तैयार करने की खातिर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चियों का आलमी दिन मनाया गया। ये दिन मनाने का मकसद बच्चियों को बाख्तार बनाने समेत उन्हें सेहत और तालीम की सहूलियात फराहम करना है। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली खवातीन ने भी बच्चियों की तालीम और तरबियत पर जोर देते हुए कहा था कि उन्हें तालीम दिलवाना मौजूदा दौर की अहम जरूरत है। बच्चियों को अच्छी तालीम और हुकूक देकर मजबूत मुआशरे की बुनियाद रखी जा सकती है।